शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली जो न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो अडानी ग्रुप से रिलेटेड है। अडानी ग्रुप के ऊपर आज से कुछ टाइम पहले भी आरोप लगाए थे और अभी हाल फिलहाल में एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें और भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं अडानी ग्रुप के ऊपर। हिंडनबर्ग की यदि हम बात करें तो इसने 8 महीना पहले शेयर मैनिपुलेशन सहित कई सारे आरोप लगाए थे अडानी ग्रुप कंपनी में। 8 महीना पहले इसी साल 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। रिपोर्ट में ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयरों में भी भारी गिरावट आई थी, हालांकि बाद में इसमें रिकवरी आ गई थी। इसके बाद ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा और यहाँ तक बात चली गई कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। अब देखते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पर सामने निकल करके आती है। अभी हाल फिलहाल में OCCRP ने आरोप लगाया है अडानी ग्रुप के ऊपर कि फिर से जो है शेयरों में हेरफेर हुआ है। OCCRP की स्थापना 2006 में हुई थी, जो खुद को इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग प्लेटफार्म बताती है। मतलब ये कुछ चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते रहती है, इन्वेस्टिगेशन करने का काम करते रहती है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ऑफ जॉर्ज सोरोस इसके फाउंडर हैं। OCCRP की वेबसाइट के हिसाब से वो कंपनियों के बारे में रिसर्च करती है और इसकी रिपोर्ट मीडिया संस्थानों की मदद से सीरीज में पब्लिश करती है। ये यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में काम करती हैं। अब हम बात करते हैं कि OCCRP ने रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ कहा है। इसमें बताया जाता है कि बहुत सारे ऐसे टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं, इनकी फाइल और अडानी ग्रुप के आंतरिक ईमेल को खंगाला गया है। OCCRP ने कहा है कि उनकी जांच में कम से भी कम 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां रहस्यमयी निवेशकों ने इस तरह ऑफशोर स्ट्रक्चर के जरिए अडानी के शेयर खरीदे और बेचे हैं, जिसको हम गुमनाम फंड्स के रूप में जानते हैं। OCCRP ने कहा है कि अडानी परिवार के साथ निवेशक नासिर अली शबान अहली और चेंग चुंग लिंग के लंबे समय से व्यापारिक रिलेशन हैं। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के ग्रुप की कंपनियों और फर्मों में ये डायरेक्टर और शेयर होल्डर के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें आरोप लगाया जाता है कि डॉक्यूमेंट से पता चला है कि उनके निवेश का काम संभालने वाली कंपनी ने विनोद अडानी की कंपनी को उनके निवेश में सलाह देने के लिए भुगतान किया था। या आप यहाँ पर निवेश करो, हम आपको पैसा देंगे। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए इस आरोप के बारे में, तो देखिए OCCRP ने दावा किया है कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से अपने शेयर खरीदकर स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर का निवेश किया है। OCCRP, जिसे अरबपति जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स से फंडिंग मिलती है, एक विश्वव्यापी खोजी पत्रकारों का नेटवर्क है। अडानी ग्रुप ने इस खुलासे के आरोपों का बाद में खंडन किया था। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। इसके बाद एक और कंपनी है OCCRP, इसने भी अडानी ग्रुप पर नकेल कसा है, इसके ऊपर जो है निशाना साधा है। तो कुल मिलाकर के अडानी ग्रुप के ऊपर यहाँ पर शेयरों की खरीद बिक्री को लेकर के धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के फिर से आरोप इसके ऊपर लगाए जाते हैं। इसमें अडानी ग्रुप के मॉरिशस में किए गए ट्रांजैक्शन की डिटेल का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रुप की कंपनियों ने साल 2013 से 18 तक गुपचुप तरीके से अपने शेयरों को खरीदा था। हालांकि अडानी ने बयान जारी किया है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के आरोपों का खंडन किया गया है। इसके बाद OCC के बारे में यदि हम देखें तो ये OCC के बारे में थोड़ी जानकारी हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर हमको रूल 19A के बारे में देखना भी ज़रूरी है। तो रूल 19A आखिर है कि इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। रूल 19A ये जो है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 से रिलेटेड है। इसको हमने देखेंगे इंसर्ट किया गया था 4 जून 2010 के अमेंडमेंट के माध्यम से। अंडर कंटिन्यूस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट स्टिपुलेट दैट एवरी कंपनी लिस्टेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट हैज़ टू मेंटेन एटलीस्ट 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग।
हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं उनको कम से भी कम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ऐसा इस नियम कानून के हिसाब से बोला गया है। ये जो 25% की मिनिमम सीमा रखी गई है पब्लिक शेयर होल्डिंग के लिए, वाइटली इंश्योर दैट एडिक्वेट शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी इज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट टू इनेबल प्राइस डिस्कवरी। 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है, इसका मतलब ये है, इससे ये चीज़ इंश्योर हो गई है कि ये जो पर्याप्त शेयर हैं, इनके पास में अभी पर्याप्त शेयर हैं लिस्टेड कंपनी के पास में, एंड इसका ट्रेडिंग किया जा सकता है स्टॉक मार्केट के माध्यम से ताकि प्राइस की डिस्कवरी बनी रहे। यदि इस प्रकार के नियम कानूनों का वायलेशन होता है तो ये इंडिकेशन है लाइकली स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन एंड इनसाइडर ट्रेडिंग जियोपार्डाइजिंग इंटीग्रिटी ऑफ द इक्विटी मार्केट। यहाँ पर यदि कोई धोखाधड़ी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट की जो प्राइस हैं उसमें मैनिपुलेशन हो रहा है। लेटेस्ट रिविलेशन क्या है, लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या बात बताई गई है, इसके बारे में हम ऑलरेडी से देख चुके हैं। यहाँ पर रिपोर्ट में ये पता चला है, देखिए एक इन्वेस्टिगेशन है जिसको कंडक्ट कराया था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इसको OCCRP शॉर्टकट में कहा जाता है, एज रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल टाइम एंड द गार्जियन ऑन 31 अगस्त। इसमें ये पता चला है कि 2 मॉरिशस पर आधारित जो फंड है, 2 मॉरिशस बेस्ड फंड जिनका नाम रखा गया है EIFF इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड एंड EM रिसर्जेंट फंड, EIFF EMRF, इन्होंने इन्वेस्ट किया। 2 फंड हैं EIFF और EMRF, इन्होंने इन्वेस्ट किया था एंड ट्रेड किया था इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ शेयर ऑफ 4 अडानी कंपनीज बिटवीन 2013 से लेकर के 2018। तो यहाँ पर आप जो 2 फंड देख रहे हैं इनके बारे में बताया जाता है कि ये जो फंड है, एक फंड हो गया EIFF और दूसरा हो गया EMRF, ये दोनों गए और इन्होंने क्या काम करा, 4 जो अडानी की कंपनी थी, ये 4 अडानी की कंपनियां हैं, यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का काम किया। पता चला 100 रुपया यहाँ पर लगाया और इसके शेयर खरीद लिए। ये जो काम हुआ था 2013 से लेकर के 2018 के बीच में हुआ था। 2 जो की फॉरेन इन्वेस्टर रहे थे इन फंड के, उनका नाम है नासिर अली शबान अहली, ये UAE से हैं, और चांग चुंग लिंग, ये ताइवान से हैं। इस मनी को चैनल्ड किया गया था, इस मनी को किस माध्यम से लेन देन हुआ था, थ्रू ए बरमुडा बेस्ड इन्वेस्टमेंट फंड जिसका नाम है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड। अब इन्होंने यदि पैसा लगाया भी है तो एक और फंड के माध्यम से लगाया है। वहीं यदि हम बात करें वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ नासिर अली एंड चांग चुंग लिंग अडानी स्टॉक में, तो उन्होंने लगभग $430 मिलियन लगाया था मार्च 2017 में, और इसकी कीमत इंडियन रुपीस में हो जाती है 2795 करोड़ 8 प्रीवेलिंग एक्सचेंज रेट। फिर जनवरी 2017 में ये जो 2 इन्वेस्टर हैं, इन दोनों के दोनों ने लगभग 3.4% ऑफ टोटल शेयर को क्या काम कर लिया, खरीद लिया अडानी इंटरप्राइजेस के। 4% इन्होंने ख़रीदा था अडानी पावर में और 3.6% इन्होंने ख़रीदा था अडानी ट्रांसमिशन में। OCCRP की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आगे ये बताती है कि UAE पर आधारित जो सेक्रेटिव फर्म है जिसका नाम है एक्सेल इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड, इसके मालिक हैं विनोद अडानी, ठीक है, brother of Gautam Adani and member of Adani promoter group, had received over $1.4 million in advisory fees from management companies of EIFF and EMRF and GOF between 2012 से लेकर के 2014। दूसरी बात ये आ रही है कि यहाँ पर फीस ली गई है इनसे। कितनी फीस ली गई है? $1.4 मिलियन की फ़ीस ली गई है। किससे किससे? एक
एक तो EIFF है और दूसरा EMRF से। इन दोनों से इतना पैसा लिया गया कि आप हमको इतना पैसा दीजिए, और ये टाइम पीरियड है 2012 से लेकर के 2014 के बीच में। और लेने वाला कौन है? गौतम अडानी का भाई है विनोद अडानी, जो कि UAE पर आधारित एक सेक्रेटरी फर्म है जिसका नाम है एक्सेल इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी लिमिटेड, इसका मालिक है। और इस मालिक ने क्या काम किया है? $1.4 मिलियन पैसा इनसे लिया है। The investigator have not only dug up invoices and transaction record but also internal email which suggest that EIFF and EMRF and GOF were investing funds into Adani Group stock। यहाँ पर बहुत सारे ईमेल आए हैं जिसके माध्यम से इस चीज़ का खुलासा हो पा रहा है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। चाइल्ड मैरिज, जिसको हम हिंदी में बाल विवाह बोलते हैं। पार्टिकुलरली यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया में बाल विवाह की समस्या अभी भी मौजूद है। बाल विवाह की समस्या मौजूद है, इसका मतलब ये हो गया है कि हमारे देश में शादी की जो उम्र तय की गई है, जैसे कि लड़कियों के लिए 18 साल है, लड़कों के लिए 21 साल तय कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर लड़कियों की जो शादी है खास करके वो 18 साल से कम उम्र में ही कर दी जाती है। ज़्यादातर ऐसा करने वाले जो लोग रहते हैं वो गरीब फैमिली के और ऐसे लोग जो कि कम एजुकेटेड हैं, उनके द्वारा ये कदम उठाया जाता है। अब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो ये सोचते हैं कि कैसे ना कैसे करके हमारे घर का जो बोझ है वो टल जाए, जल्दी से जल्दी शादी कर दो और अपन फ्री हो जाओ लड़की की। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं दूसरी जात वाले के साथ में भग गई, कहीं दूसरे धर्म वाले के साथ में भग गई तो हमारी नाक कट जाएगी, ऐसा लोग सोचते हैं। इसके अलावा सेफ्टी को लेकर की भी चिंता रहती है कि आज के टाइम में जो वुमेंस के ऊपर इतना अत्याचार होता है, ठीक है, वुमेंस के साथ में जो हरकतें होती हैं, उन सब को देखते हुए भी जो है लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है। एक रीज़न ये है। दूसरा नंबर का रीज़न ये है कि फैमिली ऐसी है कि उसके घर में 4-4, 5-5 लड़कियां हैं। ठीक है, लड़का होने के चक्कर में 4 लड़की हो गई और 1 लड़का हुआ। अब कैसे करके वो इतने सारे लोगों का पेट पालेगा, कैसे करके इनको पढ़ाएगा लिखाएगा, कपड़े लत्ते का खर्चा है, इसके अलावा भी और अन्य खर्चे हैं, एजुकेशन का खर्चा है, मेडिकल का खर्चा कैसे करके उठाएगा। इसीलिए वो फैमिली वाला क्या काम करता है, लड़कियों की जो शादी है ना 18 साल से कम, मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके शादी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे देखा जाए ना बहुत सारा रिस्क बना रहता है। जैसे कि कम उम्र में यदि लड़की माँ बन जाती है तो एक तो उसको खुद को खतरा है और दूसरा बच्चे को भी खतरा रहता है। बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जो कि वो नहीं ले पाती है, बहुत सारे नॉलेज ऐसा नहीं रहता है जो कि उम्र के साथ साथ धीरे धीरे वो सीखती है, वो सारी चीज़ों का अनुभव उसको नहीं मिल पाता। सरकारें कंटिन्यू प्रयास करती हैं कि लड़की की जो शादी है कम से भी कम 18 साल से कम उम्र में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो हम न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं ये असम से देखने वाले हैं। असम ने रिलॉन्च किया है एक स्कीम जो कि चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। द ड्राइव अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज इन असम विल बी रिलॉन्च इन सितंबर, चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा सेड ऑन थर्सडे। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है थर्सडे की दिन, देखिए कि हम असम में चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए एक नई स्कीम को फिर से लॉन्च करने वाले हैं। तो जो लास्ट इस प्रकार की ड्राइव थी फरवरी के महीने में जो आई थी, कास्ड ए कमोशन अक्रॉस स्टेट आफ्टर 4,235 कंप्लेंट वर रजिस्टर्ड एंड मोर देन 3,000 पीपल इंक्लूडिंग 93 वुमेन वर अरेस्टेड फॉर इन्वॉल्वमेंट इन चाइल्ड मैरिज। कानून तो सरकार लेकर के ज़रूर आई लेकिन 4,335 कंप्लेंट आई, इसमें 3,000 लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया, 93 इसमें वुमेन शामिल थी। तो एक तो उसको रोकने के लिए हम प्रयास नहीं कर रहे हैं बल्कि जो ऐसा कर रहा हम उसको सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो केवल सज़ा दे करके इसको रोका नहीं जा सकता है। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि नहीं, हमें कुछ और करने की ज़रूरत है।
उनका कहना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। ऐसा सेक्शन जो कि चाइल्ड मैरिज से ज़्यादातर जुड़ा हुआ है, ऐसे पॉपुलेशन वाले एरिया से हमें क्या है, अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। सो दैट गर्ल्स वर नॉट मैरिड ऑफ बिफोर दे अटेन 18 ईयर्स ऑफ द एज एंड गेट एवरी अपॉर्चुनिटी टू परस्यू देयर ड्रीम इन लाइफ। तो कुल मिलाकर के उनके भी सपने रहते हैं, केवल शादी कर देने से ही बात ख़त्म नहीं हो जाती है, उनके बहुत सारे जो सपने हैं वो टूट जाते हैं यदि जल्दी कम उम्र में शादी हो जाती है तो। अब यहाँ पर देखिए, इसके अलावा भी जो है यहाँ की जो सरकारें हैं ना, बहुत सारे नियम कानून ऑलरेडी से ला चुकी हैं। जैसे कि पॉलीगैमी वाला कानून हम लेकर के आएंगे। आपके पास एक पत्नी है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, ऐसा नियम कानून सरकार लेकर के आई थी। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, जैसे कि उस महिला के बच्चे नहीं हो रहे हैं, महिला पागल हो गई है, या फिर और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगी, चूँकि कुछ जो ट्राइबल कमिटीज़ हैं वो अभी भी जो है पॉलीगैमी की प्रथा को अपनाती हैं, बहु पत्नी वाली प्रथा को अपनाती हैं। द फरवरी ड्राइव वाज सीन एज बीइंग टारगेटेड एट बंगाली ओरिजिन मुस्लिम। लेकिन सरकार ये जो नियम कानून लेकर के आई थी वो खास करके मुस्लिम लोगों के लिए लाई थी, क्योंकि मुस्लिमों में एक से ज़्यादा पत्नी रखना अलाउ है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडियन रेलवे बोर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो इंडियन रेलवे बोर्ड है इसको हम रेलवे एग्जीक्यूटिव बॉडी बोल सकते हैं। इसके प्रशासनिक कामकाज की देखरेख के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था। तो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो टेक्निकल सुपरविजन हो एंड डायरेक्शन ऑफ रेलवेज, the railway board function also as a ministry of the government of India and exercise all the power of central government in relation to railways। रेलवे के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर का भी ये इस्तेमाल करता है और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तौर पर ये काम करता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी कुछ पावर इस गवर्नमेंट इंडियन रेलवे बोर्ड को प्रोवाइड करी गई है। रेलवे बोर्ड जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव संस्था मानी जाती है, इसको हम असिस्ट करने का काम करती है मिनिस्टर ऑफ रेलवेज को इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन was constituted under a resolution of Government of India dated 18 फरवरी 1905। तो काफ़ी पुराना ये बोर्ड है, इसका गठन किया गया था 18 फरवरी 1905 को। तो कुल मिलाकर के जो रेलवे मिनिस्टर रहते हैं, जो कि रेलवे मिनिस्ट्री का निर्वहन का काम कर रहे हैं, इनका कामकाज अच्छे से हो सके इसके लिए असिस्ट करना, सहायता प्रोवाइड करना रेलवे बोर्ड का काम है। अंडर सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 की बात करें तो ये जो रेलवे बोर्ड है इसके पास में बहुत सारी पावर मौजूद हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में मौजूद रहती है अंडर द इंडियन रेलवे एक्ट 1890। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देखते हैं न्यूज़ को। तो जया वर्मा जो है पहली वुमेन हेड बन गई हैं इंडियन रेलवे बोर्ड की। तो ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जया वर्मा सिन्हा, इनका नाम हमको याद रखना है। यूनियन गवर्नमेंट ने थर्सडे के दिन अपॉइंटमेंट किया है जया वर्मा सिन्हा को चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड। द टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी मानी जाती है रेलवे मिनिस्ट्री की। शी विल एज्यूम ऑफिस ऑन और आफ्टर फ्राइडे को, या फिर उसके बाद ये ऑफिस ग्रहण करने वाली है। ये रिप्लेस कर देंगी अनिल कुमार लाहौती को। यहीं ये जो सिन्हा है वो बन गई हैं पहली वुमेन टू हेड द बोर्ड इन इट्स 118 ईयर ओल्ड हिस्ट्री। 118 साल पुराना ये बोर्ड है और अपने इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला को इसका हेड बनाया गया है, चेयरपर्सन बनाया गया है। इनके न्यू अपॉइंटमेंट से पहले ये जो सिन्हा है ये मेंबर हुआ करती थी ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड
बोर्ड की ये मेंबर हुआ करती थी। कौन सा डिपार्ट था इनका? ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। शी वाज एट फोरफ्रंट इन हैंडलिंग द आफ्टरमैथ ऑफ बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट विच किल्ड 291 पीपुल। अब इनको जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो एक कमेटी के माध्यम से किया गया है। तो ये जो कमेटी ऑफ कैबिनेट है इसने अप्रूवल दिया था जया सिन्हा के अपॉइंटमेंट को लेकर के। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो चंद्रयान-3 मिशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो चंद्रयान-3 मिशन जो हम भेजे हैं तो वहाँ जो लैंडर विक्रम है, इसके अलावा हमारा जो रोवर प्रज्ञान है वो बहुत सारे नए नए प्रयोग कर रहा है। इसमें से अभी हाल फिलहाल में हम देखेंगे कि इसने कंफर्म किया है कि चंद्रमा में सल्फर की मौजूदगी है। यहाँ पर आपको एस्पर्स वर्ड यूज़, एस्पार्स का मतलब होता है विरल। अब अगला जो कदम उठाया गया था वो यहाँ पर प्लाज्मा को लेकर के उठाया गया था। तो यहाँ पर जो इनिशियल असेसमेंट लगाए गए हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि जो प्लाज्मा इनकम्पासिंग द लूनार सरफेस इज़ रिलेटिवली स्पेयर्स। यहाँ पर जो प्लाज्मा मौजूद है वो काफ़ी विरल मात्रा में है। कैरेक्टराइज बाय ए नंबर डेंसिटी रेंजिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 5 से लेकर के 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर। यदि हम इसको कैलकुलेट करने की बात करें तो इसको आप बताएंगे कि लगभग 5 से लेकर के 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन पर क्यूसिक मीटर के हिसाब से यहाँ पर प्लाज्मा मौजूद है। यहाँ पर ये जो इवोल्यूशन हम देख रहे हैं, खोज देख रहे हैं, स्पेसिफिकली परटेन टू अर्ली स्टेज ऑफ द लूनार डे टाइम। The probe operate without interruption, aiming to explore the changes occurring in the near surface plasma environment throughout the lunar day, ISRO said। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो नियर सरफेस प्लाज्मा इन्वायरमेंट है इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं इसका पता लगाना ही इसका प्रमुख एक उद्देश्य है। इसके बाद हम सीधे चलेंगे असम पर बेस्ड जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं रवि कानान। तो रवि कानान ने जीत लिया है 2023 का रैमन मैग्सेस अवार्ड। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आर रवि कानान, डायरेक्टर ऑफ कछार कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर CCHRC इन असम, ये वन ऑफ द रैमन मैग्सेस अवार्डी विनर हैं 2023 के। He is credited with revolutionizing cancer treatment in Assam through people-centric and pro-poor health। कैंसर के उपचार के लिए इन्होंने जो प्रयास किए हैं जो कि पीपल सेंट्रिक माने जाते हैं, इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। वहीं यदि हम बात करें डॉक्टर कनान की, तो कनान जो है चेन्नई से रिलेटेड हैं। वेयर ही अर्लियर वर्कड ए कैंसर इंस्टीट्यूट अडयार बिफोर मूविंग टू सिलचर इन 2007 में सिलचर जाने से पहले इन्होंने काम किया था चेन्नई के एक कैंसर इंस्टीट्यूट में, अडयार। इसके बाद ये बन जाते हैं डायरेक्टर ऑफ CCHRC उसी साल ही। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो दलित समुदाय से रिलेटेड है। दलित समुदाय के ऊपर हमारे देश में जो अत्याचार शुरू से ही होते आ रहा है, आज के टाइम में भी वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका स्वरूप बदल गया है। अभी भी कैसे न कैसे करके देखा जाए हमारे देश में सरकार हमेशा ये सोचते आ रही है या फिर सरकार इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाए। लेकिन जहां हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वहां पर जातिवाद भी एग्जिस्ट करता है, वहां पर जातिवाद भी मौजूद है। और जहां जातिवाद है वहां पर भेदभाव है, और भेदभाव ऐसा है कि जो ऊंची जातियां हैं वो समाज में ऊपर और उठते जा रही हैं, और जो निचली पायदान पर स्थित जातियां हैं वो आज भी जो है नीचे के नीचे ही रह गई हैं। कुल मिलाकर के किसी न किसी रूप में उनको नीचे ही रखा जाता है, उनको ऊपर उठने नहीं दिया जाता है, उनको दबाया जाता है।
सबसे पहले तो जो सोशल है, हमारा जो समाज है, हमारे देश के जो नेता लोग हैं, इनको ये समझने की ज़रूरत है कि दलित लोगों के साथ में वायलेंस हो रहा है। वायलेंस अभी भी मौजूद है और इस वायलेंस को एड्रेस करने की ज़रूरत है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि दलितों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उसको हमें रोकना है और वास्तव में वो अत्याचार हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में हम तमिलनाडु की एक घटना देखे हैं, ठीक है, कि यहाँ पर एक दलित लड़के के ऊपर अटैक किया जाता है ऊंची जात के लोगों के द्वारा। ऊंची जात के लोग नहीं, बच्चे ही हैं वो। एक दलित स्टूडेंट जिसका नाम बताया गया है चिन्नादुरई। अब कभी कभी क्या हो जाता है, चिन्नादुरई के ऊपर अटैक किया गया था। 3 स्टूडेंट जो कि ऊंची जात से रिलेट करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर चाकू से हमला करते हैं। अब जब इनकी जो बहन है इसको बचाने की कोशिश करती है तो उसकी बहन के ऊपर भी अटैक किया जाता है। इस प्रकार का इंसिडेंट हम देखें तो ये तो खाली यहाँ पर आप देख रहे हैं स्कूल वाली बात है, लेकिन ये समाज में अभी भी ये बहुत सारे यहाँ पर आप आगे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें दलित लोगों के साथ में अत्याचार किया जाता है। न केवल तमिलनाडु में, इसके अलावा देश के अन्य भागों में भी प्रत्येक दिन वो किसी न किसी प्रकार से वायलेंस को फेस कर रहे हैं। हाउएवर द इंसिडेंट which took place on 9 अगस्त 2023 in नांगुनेरी इन तिरुनवेली डिस्ट्रिक्ट। अभी हाल फिलहाल में जो घटना घटित हुई थी वो 9 अगस्त की है। नांगुनेरी जगह का नाम क्या बताया जा रहा है, नांगुनेरी तिरुनवेली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इसने पूरी देश को हिला के रख दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो परपिट्रेटर हैं ये जो है स्कूल के स्टूडेंट थे जो कि न्यूमेरिकल डोमिनेंट कमिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ की जो ऊंची जात के लोग हैं उससे ये लोग बिलोंग करते हैं। अब रीज़न यही हो सकता है, ऐसे तो बहुत सारे रीज़न हो सकता है कि ये जो दलित लड़का है किसी ऊंची जात वाली लड़की से बातचीत कर लिया होगा, या फिर जो कुछ भी इनके बीच में मुद्दा रहा होगा, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। इसी प्रकार के जो सिमिलर इंसिडेंट हैं स्टेट में घटित हुए हैं जहां पर दलित स्टूडेंट के ऊपर अटैक किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख सकते हैं मुरुगानंदम एंड प्रदीप। ये कहाँ पर से हैं, ये दोनों जो है चेरन महादेवी से बिलोंग करते हैं और इनके ऊपर 4 अगस्त को अटैक किया गया था। हरिप्रसाद ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कजुगमलाई से बिलोंग करते हैं। 14 अगस्त को इनके ऊपर अटैक हुआ। एंड ए केस ऑन ए बस नियर करूर ऑन 28 अगस्त। करूर के किनारे एक बस में अटैक हुआ था 28 अगस्त की ये बात है। यहाँ पर जो परपिट्रेटर हैं, यहाँ पर जो प्रताड़ित करने वाले लोग हैं या तो स्टूडेंट हैं या तो यूथ हैं जिनकी उम्र बताई जा रही है 16 से लेकर के 25 साल के बीच में। तो अभी हाल फिलहाल में जो प्रो हिंदुत्व वाला जो वातावरण पूरे देश में फैल रहा है ना, इसी के चलते चलते भी ये सारी घटनाएं हम देख रहे हैं। रूरल तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पर कुछ जो बच्चे हैं एक स्पेसिफिक कलर बैंड पहनते हैं उनकी रिस्ट में। इट इज़ कॉमन नॉलेज दैट मैनी स्टूडेंट पार्टिकुलरली इन रूरल तमिलनाडु इस प्रकार की कलर बैंड पहनते हैं। ये पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं ताकि उनकी कास्ट का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से कलर का बैंड कौन पहनता है। इसको आप कोड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन का कोड। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स एसोसिएटेड विथ ईच कास्ट इज फाउंड ऑन रिस्ट बैंड्स, तिलकास, नेल पॉलिश एंड रिबन्स। तो ये वाली जो चीज़ है आप देखेंगे उनकी रिस्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेल पॉलिश में देखने को मिल जाएगा, रिबन्स में देखने को मिल जाएगा। ये जो देवेंद्र कुला विल्लार लोग हैं जो कि एससी से रिलेटेड हैं, ये ग्रीन एंड रेड बैंड पहनते हैं। यादव और कोनार की यदि हम बात करें जो कि ओबीसी में आते हैं, ये ब्लू और येलो बैंड पहनते हैं।
वहीं अब हम बात करें अरुंधतियार, एससी कास्ट से आते हैं, ब्लू एंड रेड, रेड पट्टी पहनेंगे। थेवार और मारवाड़ की बात करें जो कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं, येलो और ऑरेंज एंड रेड बेल्ट पहनते हैं। नदार्स की बात करें, ये ओबीसी में आते हैं, स्काई ब्लू एंड ग्रीन कलर का बैंड पहनते हैं। अब हमें ये समझना है कि इतने प्रकार की जो यहाँ पर वायलेंस हो रहे हैं, आखिर इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो रीज़न जो है यहाँ पर शॉर्टकट में बताया जाता है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे जातिगत संगठन काम करते हैं, और जाहिर सी बात है जब ये जातिगत संगठन काम करेंगे तो अपने संगठन को हमेशा ऊपर उठाने के लिए ये लोग प्रयास करते रहते हैं, और दूसरे संगठन को फिर यहाँ पर दबाया जाता है। अपनी जाति के ऊपर ज़्यादा गर्व किया जाता है, और दूसरी जाति के लोगों को जो है, दलित लोगों को सबसे नीचे या फिर नीच की दृष्टि से देखा जाता है। ए नियर टोटल अब्सेंस ऑफ एंटी कास्ट एक्टिविज़म, यहाँ पर किसी भी प्रकार का एंटी कास्ट एक्टिविज़म नहीं है कि लोग अपनी जात को भूल करके रहें। विथ इन पावरफुल अदर बैकवर्ड क्लासेस बाय सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप देखेंगे ये जो ओबीसी वाले लोग हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हो, हमेशा से ये मजबूत ही रहे। यहाँ तक कि हमें लो रिस्पॉन्स देखने को मिलता है नॉन दलित इंटेलेक्चुअल्स का। कास्ट प्राइड की बात करें, बहुत सारे कास्ट ऑर्गेनाइजेशन शहरों में मौजूद हैं। कोई न ब्राह्मण, कोई कह रहा है हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण संगठन उन्होंने बना लिया, कोई कह रहा है कि हम तेली समाज है, कोई कह रहा है हम यादव समाज है, तो उन्होंने अपना एक अलग से संगठन बना करके रखा है। आज के समय में यदि हम कास्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनका जो प्राइमरी रोल है ये है कि कैसे करके हम कंट्रोल ला सकते हैं। आज के समय में जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, ज़्यादातर ये इनको यंग पीपुल, यंग लड़के ही कंट्रोल करने का काम करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य रहता है कि कैसे करके हम जो है कास्ट स्पेसिफिक सिंबोलिज्म को बना करके रखें, मतलब जो जातिगत व्यवस्था है, जातिगत जो प्रतीक है वो बना रहना चाहिए। इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, पार्टिकुलरली ये क्या काम करते हैं, दलित लोग और इनसे जुड़े जो समुदाय हैं इनको कुल मिलाकर के पोर्ट्रे करने का काम करते हैं। मतलब जो दलित चीज़ों को चित्रित करना, ठीक है, दलित लोगों के बारे में बताना, एज ए थ्रेट टू देयर इंटरेस्ट ऑफ देयर कम्युनिटी। कुल मिलाकर के दलितों को कहते हैं कि ये हमारे लिए थ्रेट के तौर पर काम कर रहे हैं, या फिर हमारे लिए ये थ्रेट है। ये लोग गुरु पूजा आयोजित करते हैं। एवरी कास्ट हैज़ फाउंड ए सोशल आइकन अराउंड विच टू ए रैली। अब ये क्या काम करेंगे, अपने अपने समाज की रैलियाँ निकालते हैं और अपने आप को बड़ा से बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर यही एक रीज़न हो सकता है कि युवा जब इस प्रकार के संगठन में लगे हुए हैं तो यही चीज़ उनके मन में बैठ जाती है, और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि स्कूल में जो बच्चे के साथ अटैक हुआ था उसका ये कारण रहेगा। वहीं हम पिछले 3 दशकों की बात करें, पिछले 30 साल की बात करें, प्रत्येक गवर्नमेंट और जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं have not only allowed but also fully participated in celebration of these caste icon। सरकारें इसका समर्थन करती हैं। इसके अलावा ये बड़े बड़े जो कास्ट आइकन रहते हैं ना, उनके साथ में मिल कर के ये काम करती हैं, उनका सपोर्ट प्राप्त करती हैं। इसके बाद धर्मपुरी 2012 में एक दलित के ऊपर अटैक किया जाता है। अब यहाँ पर जो दलित के ऊपर अटैक किया गया था धर्मपुरी में, कुल मिलाकर के इन्होंने क्या काम किया था, इंटरकास्ट मैरिज कर लिया था। तो इंटरकास्ट मैरिज के विरोध के चलते चलते हम इस प्रकार की घटना देखे हैं कि इन दलित के ऊपर अटैक किया जाता है। उदाहरण के लिए पट्टाली मक्कल काची, जो कि तमिलनाडु के उत्तरी और पश्चिम जिलों में वन्यार समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, इसने 2014 में दलित समुदाय के खिलाफ गैर दलित संगठनों को एकजुट किया। अगला रिजल्ट क्या निकला, बहुत सारे जो गैर दलित समुदाय हैं वो आपस में इकट्ठा हो रहे हैं दलित समुदाय को दबाने के लिए, दलित समुदाय की आवाज़ को दबाने के लिए। फिर हम देखते हैं 2015 में धीरन चिन्नामलाई पेरावी एंड लीडर युवराज की बात करें तो धीरन चिन्नामलाई
पेरावई लीडर युवराज की बात यहाँ पर करी जाती है। इन्होंने दलित स्टूडेंट की हत्या कर दी थी जिनका नाम है गोकुल राज, फॉर स्पीकिंग टू ए कास्ट हिंदू गर्ल। एक हिंदू लड़की के साथ में ये बातचीत कर रहा था, इसी के चलते चलते इसकी हत्या कर दी जाती है। फिर 2016 में दलित यूथ शंकर की हत्या कर दी गई। ये कहाँ से आता है? ये आता है उदुमलपेट, तमिलनाडु में एक शहर है। इसने क्या काम किया था, एक ओबीसी की लड़की से शादी किया था और ये बात फिर ओबीसी के लोगों को पसंद नहीं आई। यहाँ पर जो फॉर्मर तमिलनाडु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ओ पनीर सेल्वन इवन डिनाइड इंस्टांसेस ऑफ कास्ट बेस्ड ऑनर किलिंग इन तमिलनाडु। इसके बाद आप नेता लोगों को देखिए, इनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी कास्ट पर आधारित वायलेंस नहीं हो रहा है। ऐसा इन्होंने कब कहा था? 2015 के असेंबली में, व्हेन देयर वाज ए डिमांड फॉर स्पेशल लॉ अगेंस्ट इस्ट। जब जो है एक स्पेशल कानून की ज़रूरत पड़ी, उसकी डिमांड जब हुई तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसी कोई कानून की ज़रूरत नहीं, हमारे यहाँ तो कोई वायलेंस होता ही नहीं है। यहाँ पर जो है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कुछ द्रविडियन पार्टी हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्र कड़गम है, एंड ऑल नेशनल पार्टीज़ हैव प्रेजेंस इन द स्टेट। नेशनल लेवल की पार्टी भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि ये सही बात है कि भाजपा को छोड़कर के ये पार्टियां सीधे तौर पर इन जाति संगठनों का समर्थन नहीं करती हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल शायद ही कभी उनके खिलाफ बोलते हैं या फिर इन संगठनों द्वारा किए गए उल्लंघनों पर कोई कार्रवाई करते हैं। किसी ऊंची जाति के संगठन ने यदि कोई उल्लंघन किया है, ठीक है, किसी का शोषण किया है, तो उसके बारे में ये कुछ भी नहीं बोलते हैं। वहीं जो पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, ये भी क्या है, इस प्रकार की कमिटीज़ का सहारा लेते हैं, इनको कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या ज़्यादा है और उनको खाली वोट से मतलब है, उनको दलितों से फिर कोई मतलब नहीं हो जाता। आगे चलकर के इस प्रकार के अलायंस के साथ में, इस प्रकार के समुदाय के साथ में ये अलायंस बना लेते हैं। फिर हम द्रविडियन मूवमेंट की यदि हम बात करें, द्रविडियन मूवमेंट जो चलाया गया था वो ऊंची जाति के लोगों के द्वारा जो दलितों के ऊपर अत्याचार किया जाता है उसको रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन उतना ज़्यादा जो है ये असरकारक नहीं हो पाया था। इसने पावरफुल ओबीसी कम्युनिटीज़ या फिर और भी जो जनरल कैटेगरी की कमिटीज़ आती हैं, उनको उतना ज़्यादा रोक नहीं पाया था दलितों के खिलाफ अत्याचार करने को लेकर के। तो कुल मिलाकर के, चाहे वो दलित लोग हों, चाहे वो लेफ़्ट के ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इंडिविजुअल लोग हैं, यही ऐसे कुछ लोग हैं जो कि दलितों के खिलाफ में, वायलेंस के खिलाफ में आवाज़ उठाते रहते हैं। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर उठते हैं कि आखिर दलित क्यों फेस करते हैं वायलेंस को इन ए स्टेट रूल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज दैट बोस्ट ऑफ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। पॉलिटिकल पार्टी तो कहती है कि हम सोशल जस्टिस को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, इसके बावजूद जो है दलित लोग वायलेंस को क्यों फेस कर रहे हैं। वाई डिड नॉट एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू एंटी कास्ट पॉलिटिक्स। हम कहते हैं कि एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स यदि मौजूद है तो ये जो एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स है अपने आप को चेंज क्यों नहीं करती है एंटी कास्ट पॉलिटिक्स में। हम देखते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। यदि आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको जाति को ख़त्म करना होगा, जातिवाद को ख़त्म करना होगा, सबको एक बराबर का मानना पड़ेगा, तब आप कहिए कि हिंदू राष्ट्र है, चाहे वो कोई सा भी राष्ट्र है। सच्चाई वाली बात तो ये है कि इस मुद्दे के ऊपर कोई रिसर्च नहीं होता है, कोई डिबेट नहीं होता है और ना ही कोई पॉलिटिकल नैरेटिव यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाता है इस फेनोमेनन को रोकने के लिए। एक और जो यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है, तमिलनाडु में बीजेपी का एंटर करना है और बीजेपी जो है हमेशा से ही हिंदुत्व को प्रमोट करते आ रही है और हिंदुत्व में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था करी गई है। तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा आप हिंदुत्व की तरफ बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा दलितों के साथ में यहाँ पर दिक्कत होने वाली है।